हेलो फ्रेंड्स, मैं मंतोष सर। एक बार फिर से हम लोग प्राइमरी एक्जुलरी की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने एक्जुलरी को पहले देखा था, इसके पहले वाले वीडियो में। अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। तो इस वीडियो में आज हम देखेंगे वर्ब टू डू को। हमने प्राइमरी एक्जुलरी को पहले ना एक रिकॉल हो जाना चाहिए जो पीछे हमने पढ़ा था कि प्राइमरी एक्जुलरी तीन तरह के थे, तीन है ना टाइप से हम उसे डिवाइड किए थे। एक को बोला गया था वर्ब टू बी। आई होप कि आपको याद होगा, है ना। आप अगर पीछे नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा इसके पहले वाला वीडियो, ठीक है। तो हमने पढ़ा था वर्ब टू बी, है ना। सेकेंड होता है मेरा वर्ब टू हैव, है ना। और मेरा थर्ड है वर्ब टू डू। तो हमने वर्ब टू बी को, वर्ब टू हैव को, है ना, कंप्लीट कर रखा है। आज हम देखेंगे कि इसको वर्ब टू डू को, है ना। तो प्राइमरी एक्जुलरी तीन तरह के हुए थे, वर्ब टू बी, वर्ब टू डू और वर्ब टू हैव। तो आज हम टू डू के बारे में जानना है। तो याद रखे थे, हम एक चीज जाने थे कि ये वर्ब टू बी और वर्ब टू डू और वर्ब टू हैव, ये तीनों का फंक्शन एज अ मेन वर्ब और एज अ, है ना, हेल्पिंग वर्ब, दोनों तरह से फंक्शन होता है। किसी भी सेंटेंस में हम इनका यूज दो तरह से कर सकते हैं। एक्जुलरी है ना, प्राइमरी एक्जुलरी है। और प्राइमरी एक्जुलरी का यूज हम दो तरह से करते हैं, है ना। मेन वर्ब की तरह भी ये सेंटेंस में आ सकता है और हेल्पिंग की तरह भी आ सकता है ना। चीजों को याद कर लेना है। ये मेन भी बन सकता है और हेल्पिंग भी बन सकता है। अब डिपेंड करता है इसके फंक्शन पे, है ना, कि सेंटेंस में आया हुआ ये वर्ड कब हेल्पिंग होगा और कब मेन होगा, है ना। इसी बातों को आज हमें इसमें जानना है ना। क्योंकि जब तक हम क्लियर नहीं होंगे, बेस मेरा मजबूत नहीं होगा, तो आगे प्रॉब्लम तो होना ही है। तो आज देखिए, आज के बाद वर्ब टू डू टू डू को लेकर जो भी कंफ्यूजन था वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो जरूर इसको देखना है और इन तक देखना है ना। अगर मान लीजिए कि कभी कभी होता है कि हम ये चीज को पहले से पता है या कुछ भी, तो आप आगे जरूर उसको बढ़कर देखिए। कुछ ऐसा पॉइंट जरूर होगा जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है ना। तो जरूर देखना है ना। देखिए, तो एक चीज हमने कहा कि वर्ब टू डू का यूज, है ना, सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह भी यूज करते हैं और हेल्पिंग की तरह भी करते हैं। पहली बात तो ये समझना है कि ये जब मेन बनकर आता है किसी भी सेंटेंस में, तो और भी जैसे मेन वर्ब से, तो जैसा उनका फंक्शन था, क्या इनका भी फंक्शन हो सकता है। आई मीन जैसे अगर मुझे कहना होगा कि इसका V1, V2, V3, V4 भी पॉसिबल है, ऑफ कोर्स, है ना। इसका भी V1, V2, V3 होता है ना। मैंने जैसा कि लिखा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा है डू, है ना। डू को हम मेन फॉर्म ऑफ द वर्ब के नाम से जानते हैं, रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब के नाम से जानते हैं, है ना। ये V1 है, V1 को हम मेन फॉर्म कहते हैं वर्ब का। जो भी, है ना, फॉर्मेशन होता है वो मेन वर्ब से ही बनता है ना। कभी भी कोई आपसे पूछेगा खाना का इंग्लिश क्या होता है, तो मत कहिएगा कि ईट्स होता है। खेलना का इंग्लिश क्या होता है, तो प्ले बोलना है। कभी प्लेज नहीं होता, प्लेइंग नहीं होता है। वो तो इसी का फॉर्मेशन होता है ना, इसी से बनता है। तो कोई भी बनता है, वर्ब का फॉर्म होता है तो किससे होता है, V1 से होता है। कभी भी हम डज से नहीं बोलेंगे, है ना, डिड से नहीं बोलेंगे, डूइंग से नहीं बोलेंगे। तो किसी भी वर्ब का, है ना, यही से क्या होता है, उसका फॉर्मेशन होता है। तो V1, डू को हमने कहा V1। शायद इसीलिए आप यहां देख सकते हैं, कभी भी कोई कहेगा कि वर्ब टू डज, कभी नहीं। हमेशा एक बात और क्लियर आपको होगा, ये हर कोई जानता है कि टू के बाद, टू एक प्रीपोजिशन है और टू अपने बाद क्या लेता है भैया, V1 लेता है। हमने क्या लिखा, टू डू। कभी भी टू प्लेज नहीं बोलते, हमेशा टू प्ले बोलते हैं। टू ईट होता है ना, मेन फॉर्म में बोले जाते हैं, इन्फिनिटिव के फॉर्म में बोले जाते हैं वर्ब को। तो ये बातें बेसिक है, सब हमें पता होगा। तो यही चीज को हमें फिर से समझ लेना एक बार। तो हमने कहा कि वर्ब टू डू में, तो डू क्या है, V1 है। अगर हम डज की बात करें तो डज को कहा जाता है फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये वर्ब का, है ना, फिफ्थ फॉर्म है, मतलब इसे हम सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब के नाम से भी जानते हैं। ए प्लुरल फॉर्म ऑफ द वर्ब,
ये क्या है, सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। यही चीजों को समझना है कि ये वर्ब का प्लूरल फॉर्म के नाम से जाना जाता है और ये वर्ब का सिंगुलर फॉर्म ऑफ के नाम से जाना जाता है। मतलब समझ में आया कि जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं उनके साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। आई रिपीट, जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं उनके साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, और जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उनके साथ क्या लगेगा, डज लगेगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज मुझे प्लेस करना होगा। अब ये दोनों का है ना, डू डज का पास्ट की अगर कोई बात करे तो उसे हम डिड कहते हैं। डिड क्या है, डू डज का पास्ट फॉर्म है ना। तो ये डिड V2 है। और एक बात और याद रखना है कि डिड V2 भी है और एज वेल एज इसे हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के नाम से भी जानते हैं। ये V2 और V3 दोनों एक तरह से यूज किया जाता है। जैसे हम अगर बोलते हैं कि प्ले का प्लेड होता है V2 V3, प्लेड, उसी तरह से डू का भी डिड और डिड ही होता है V2 V3, है ना, रिमेन रहता है, सेम रहता है। आगे की बात किया जाए तो डूइंग, हमने कहा कि इसे क्या कहा जाएगा, बिफोर। हम एक बात और सीख लेना है कि कभी भी V1 में, किस में भैया, V1 में जब ing लगाते हैं तभी तो ये बनता है बिफोर। हमें ing हमेशा किस में प्लेस करना होता है, ing हमेशा किस में प्लेस करेंगे, बहुत अच्छा आपने कहा, V1 में ही ing हम प्लेस करते हैं, कभी भी V5 में प्लेस नहीं करते, कभी भी डजिंग नहीं होगा, ये तो अर्थ नहीं है ना देगा, हाँ कि ना। तो कभी भी हम V5 में नहीं करेंगे, जब भी करेंगे तो किस में करेंगे, V1 में, है ना। कभी V2 में नहीं लगाना है ना। तो जब हम V1 प्लस ing करते हैं तो V4 बनता है ना। इसी को हम, है ना, बिफोर के नाम से जानते हैं, ing फॉर्म ऑफ द वर्ब के नाम से जानते हैं। तो एक बात और याद रखना है कि अब हम इनका फंक्शन जानेंगे कि सेंटेंस में किसके पहले आएगा, कैसे यूज किया जाता है। तो एक बात समझिए, हम एक सिंपल सा फंडा अपनाते हैं। याद रखना है कि भैया इनका यूज हमने कहा कि सेंटेंस में कैसे होगा, बहुत अच्छे, आपने कहा कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा। इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब बनकर आता है। हेल्पिंग कहने का मतलब है किसी को मदद करेगा। जैसे हेल्पिंग से मतलब ही समझ में आता है कि लगता है कि सेंटेंस में किसी को हेल्प करने वाला है ना। तो बिल्कुल करेगा, किसको करेगा और देखते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। एक बात और याद रखना कि इसका यूज किसी सेंटेंस में हम और कैसे कर सकते हैं। यहाँ हेल्पिंग बना भैया और यहाँ पे हमने लिख दिया मेन वर्ब। क्या कहा फिर से, मेन वर्ब। ये हेल्पिंग भी बन सकता है और मेन भी बन सकता है। थर्ड बात याद रखना है कि इसका यूज हम किसी भी सेंटेंस को, किसी भी वाक्य को इम्फैटिक, जोरदार, हमने बस पढ़ा होगा, है ना, 10th का चीज था कि इम्फैटिक बनाने का तरीका कैसे था। तो शायद आपने जरूर सीखा होगा कि डू डज डिड का ही तो यूज किए थे इम्फैटिक में, है ना। तो उसी बात को हमने लिखा कि टू मेक, क्या कहा गया, टू मेक, है ना, हमने लिख दिया इम्फैटिक। तो इम्फैटिक बनाने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, है ना, डू डज डिड का। तो अब देखते हैं कि हम कैसे सेंटेंस में इसका यूज करेंगे। ये मेरे पास एक, है ना, इसका फॉर्मेट तैयार हो गया कि हमने सीखा फिर से कि डू V1 है, डज V5 है, डिड V2 V3 होता है वर्ब का, डूइंग V4 है आपका। हमने कहा कि इसका यूज हेल्पिंग की तरह करते हैं, मेन की तरह करते हैं, और इसका यूज हम कैसे करते हैं, किसी भी सेंटेंस को इम्फैटिक बनाने के लिए करते हैं। तो अब एग्जांपल से समझना है मुझे। देखिए तो थोड़ा, अगर मैंने एक सेंटेंस लिखा भैया कि आई, देखना है, आई एम डूइंग माई वर्क। ये कहा कि ही डज हिज वर्क। और एक मैंने कह दिया कि चिल्ड्रेन डिड देयर वर्क। ये कहा गया कि आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। ये कहा कि सी डज नॉट लाइक हिम।
एक और कह दिया कि चिल्ड्रेन, मैंने कह दिया डिड चिल्ड्रेन लाइक टू प्ले। चलिए कुछ सेंटेंसेज है, हमें समझना है कि ये सेंटेंस में जो हम वर्ब का यूज किए हैं डू डज डिड का, इसका कैसे यूज हुआ है, एज अ मेन वर्ब या एज अ हेल्पिंग वर्ब। तो बात को समझना है, देखना है ध्यान से, है ना। अब एक बात याद रखना है मुझे कि आई भैया क्या है, तो आपने कहा कि बिल्कुल सही है, सब्जेक्ट है ना। हमने एक चीज सीखा था कि एम, टू बी वर्ब में मैंने सीखा था कि टू बी वर्ब में एम भी तो था, इज एम आर वाज वर को कहे थे हम टू बी वर्ब। तो एम क्या है, तो यहाँ पे एम का काम किस तरह से हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब की तरह। कैसे हो रहा है भैया, हेल्पिंग वर्ब की तरह, क्योंकि आगे जो डूइंग लिखा, हमने अभी एक बात सीखा था कि आईएनजी कहीं लिखा हुआ मिले तो कभी भी आईएनजी हेल्पिंग वर्ब में नहीं लगाते हैं, कभी भी एम में आईएनजी नहीं लगा दीजिएगा, है ना। हैव में आईएनजी लगता है तो कब लगता है, जब मेन वर्ब होता है। कभी भी हम विल में विलिंग नहीं करते हैं, विलिंग करते हैं उसका मतलब कुछ और होता है ना। सेलिंग नहीं होता है, कैनिंग नहीं होता है। तो याद रखना है कि हम कभी भी हेल्पिंग में आईएनजी नहीं लगाते हैं, कभी भी आईएनजी किस में लगाना है, V1 में। V1 में जब आईएनजी लगाते हैं तब ए B4 बनता है। तो यहाँ पे डूइंग जब लिखा हुआ है तो डू में आईएनजी लगाया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ए हेल्पिंग नहीं होगा, क्या होगा प्यारे, बहुत अच्छे आपने कहा कि मेन होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, आई एम हेल्पिंग कहलाएगा, और डूइंग मुझे क्या कहना होगा, मेन वर्ब। तो मैंने क्या सीखा कि इसका यूज कैसे करते हैं, मेन वर्ब की तरह। यहाँ पे डूइंग मेन वर्ब है। आगे एक बात याद आया कि वर्क, वर्क क्या है, वर्क अपने आप में नाउन होता है, और नाउन के पहले तो कहिएगा कि माई क्या है, तो माई यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव है। अब हम ऐसे सिर्फ लिखना चाहेंगे एडजेक्टिव, एक पजेसिव एडजेक्टिव है। कैसा एडजेक्टिव है, पजेसिव, है ना। ये अधिकार दिखा रहा है किसका, वर्क, मेरा, मेरा काम, ठीक है। तो ये इस तरह से हमें सीखना है कि किसी भी सेंटेंस में आए हुए वर्ड का फंक्शन कैसे है, उसके फंक्शन के बारे में जानना है। एक वर्ड का एक सेंटेंस में बहुत तरह से फंक्शन हो सकते हैं, एक सेंटेंस में एक वर्ड का कई तरह से हम यूज कर सकते हैं। हाँ, आप डेली लाइफ में अगर समझते होंगे कि एक लड़का का बहुत सारे, है ना, फंक्शन होता है, उसका रिलेशन हो जाता है ना। एक लड़का किसी का बेटा हो सकता है, एक लड़का किसी का, है ना, भाई बन सकता है ना। अगर मान लो कि घर में हो तो तुम्हें बेटा कह के बुलाया जाता, अगर वही तू ससुराल में चले जाओ, है ना, तो वहां पे क्या बेटा नहीं, वहां पे कुछ और होता है। लड़का वही है, वो तो राम ही है, लेकिन उसका फंक्शन क्या हो रहा है, बदल रहा है ना। तो किसी का कुछ भी हो सकता है वहां पे, है ना। तो उसके फंक्शन को जाने, ये तो रामू था यार, रामू था, वो रामू ही है, लेकिन उसका फंक्शन क्या हो रहा है, बदल रहा है ना। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग वर्ड का भी हम किस तरह से सेंटेंस में यूज कर रहे हैं डिपेंड करता है उसके यूजेस पे। और मुझे यही चीज को जानना होगा, क्योंकि हम किसी वर्ड को वर्ब समझकर बैठ जाएं, एक गलती कभी मत करिएगा, है ना, कि कोई वर्ड का यूज हम वर्ब की तरह करते हैं। जैसे हम लोग सिंपल अगर बोलते हैं कि वाटर क्या है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वाटर मीन्स पानी होता है, वाटर तो नाउन होगा, बिल्कुल नहीं। वाटर कभी कभी वर्ब भी बनता है, वाटर कभी कभी एडजेक्टिव। फॉर एग्जांपल अगर हम देखना चाहें, अगर फॉर एग्जांपल भाई समझ लो, ये सब जानना हमें जरूरी है कि वाटर पॉल्यूशन, कोई कह दिया कि वाटर पॉल्यूशन, है ना, मैंने लिख दिया वाटर इज लाइफ, है ना। मैंने कह दिया कि आई एम वाटरिंग द प्लांट। एक बात समझिए, अब कोई कहेगा कि वाटर कैसे यूज हो रहा है, तो एक बात समझो, तो आपने सीखा था कि ये पोल्यूशन क्या है मेरे भाई, नाउन है। ऑब्वियस सी बात है, पोल्यूशन क्या होता है, नाउन है। जब नाउन है तो नाउन के पहले कुछ भी लिखा मिले, तो मैंने एक चीज है ना, जब बेसिक पढ़ाया होगा तो जरूर बताया होगा कि नाउन के पहले या तो आर्टिकल आते हैं, या तो एडजेक्टिव आते हैं, या तो प्रीपोजिशन आते हैं। अब भैया मुझे बताना है कि पोल्यूशन के पहले जो वाटर आया है, क्या आर्टिकल है, क्या प्रीपोजिशन है, बिल्कुल नहीं। तो इसे क्या कहना है, क्या बात है, आपने कहा कि एडजेक्टिव होगा। वाटर यहाँ पे क्या बन गया, एडजेक्टिव। फंक्शन चेंज, मैंने कहा कि वाटर इज लाइफ, लाइफ क्या, सॉरी इज क्या वर्ब है, वर्ब से ठीक पहले किसी भी सेंटेंस में हमने एक चीज सीखा है कि किसी भी सेंटेंस में इस तरह से स्ट्रक्चर होता है ना। वर्ब के ठीक पहले क्या होगा,
सब्जेक्ट होगा और वर्ब के ठीक बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। क्या बात है, जब वर्ब के ठीक पहले की बात हुआ सब्जेक्ट, तो हमने एक चीज सीखा था भैया कि सब्जेक्ट या तो नाउन होते हैं या तो, क्या बात है, ऑब्जेक्ट या तो नाउन होते हैं या तो प्रोनाउन होते हैं। जब वर्ब के ठीक पहले आया हुआ है वाटर, सब्जेक्ट होगा। जब सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट कौन होते हैं, क्या बात है, आपने कहा नाउन होते हैं, वाटर यहाँ नाउन है ना। मैंने कहा कि आई एम वाटरिंग द प्लांट, मैं क्या करूं, वाटर का मतलब सिर्फ पानी नहीं, पटाना भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब। आपने सही कहा, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, तो वाटरिंग हमने अभी तो एक सीखा था कि आईएनजी लगा हुआ है तो V1 में होगा। अब ये भी कोई जरूरी नहीं है कि आईएनजी लगा हुआ है तो वर्ब ही होगा। बातें होती है ना कि इसी चीज को तो हमें समझना है। इंग्लिश भैया लैंग्वेज है, इसे कभी भी रट कर नहीं बैठना है कि सर बोले थे कि आईएनजी होगा तो वर्ब होगा, बिल्कुल नहीं। अब आईएनजी लगा हुआ है तो एडजेक्टिव भी होता है, जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, मिलेंगे आगे, है ना। या मैंने बेसिक क्लास में भी इसके बारे में डिटेल से जाना था। तो आईएनजी लगा हुआ है तो कोई जरूरी नहीं है कि वर्ब ही होगा, लेकिन एक चीज क्लियर है कि जब हेल्पिंग वर्ब के बाद आया है तो ये मेन वर्ब ही होगा, और मेन वर्ब है तो इसे हम आईएनजी दिए हैं। वाटर यहाँ पे क्या बन गया, मेन वर्ब बन गया, जिसका यूज हम बिफोर के रूम में किए हैं। तो यहाँ पे आपने सीखा कि वाटर एडजेक्टिव बन गया, यहाँ पे नाउन बन गया, यहाँ पे क्या बन गया, वर्ब बन गया। तो इसके फंक्शन को जाना है, किसी भी वर्ड को, है ना, उसके मीनिंग से, उसके यूजेस से, उसके फंक्शन से जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस में आया हुआ वर्ड किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो आई होप कि चीजें समझ में आ रही होंगी। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, हम मिलेंगे धीरे धीरे, है ना। अभी हम तो डू डज को देख रहे हैं ना, डू वर्ब टू डू को देख रहे हैं। तो इस तरह से आपको समझना होगा बात कि किसी भी वर्ड को मान लेना कि ये वर्ब है या नाउन है या एडजेक्टिव है, ये सही नहीं है। हम इस चीज से दूर रहेंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा गलती मत करिएगा, नहीं तो एग्जाम में इसी पे बेस्ट एरर देता है। गलती से ये मत समझ लेना है कि सर बोले थे कि ये तो नाउन होता है एडजेक्टिव। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा है, और ऐसा कोई कह भी नहीं सकता है कि कोई वर्ड एडजेक्टिव होता है या कोई वर्ड वर्ब होता है या कोई वर्ड नाउन होता है। एक कह देना बिल्कुल सही नहीं है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बच्चे नहीं है ना, आप उतना जानते हैं चीजों को, मुझे ज्यादा डीप में नहीं जाना है। अब देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है ना। अब यहाँ पे आ जाइए इस सेंटेंस में कि ही लिखा हुआ है, ही क्या कहलाएगा भैया, सब्जेक्ट कहलाएगा, है ना। तो डज क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन आगे तो लिखा मिला ना, हिज वर्क। भैया हिज वर्क क्या है, नाउन है ना। वर्क नाउन है, हिज क्या हुआ, पजेसिव एडजेक्टिव। मैंने अभी सीखा था, है ना, कि नाउन के पहले क्या आएगा एडजेक्टिव आएगा, पजेसिव एडजेक्टिव है हिज। तो हम हिज तो पूरा हिज वर्क को, नाउन को रिप्रेजेंट कर देते हैं। सब्जेक्ट हो गया, नाउन हो गया, नाउन ऑब्जेक्ट होता है। बिल्कुल आपने सही कहा था कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट से ठीक पहले क्या होगा, सॉरी, वर्ब के ठीक पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब के ठीक बाद ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट मिला, ऑब्जेक्ट मिला, नाउन है, ऑब्जेक्ट है ना। इसे हम ऑब्जेक्ट का भी नाम दे सकते हैं। अब एक बात कहिएगा, तो डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। क्या बात है, आपने सही कहा, जागो ग्राहक, ये कभी हेल्पिंग नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बिना मेन वर्ब का कोई तो सब सेंटेंस होता ही नहीं है। बिना मेन वर्ब का कोई सेंटेंस होता है क्या, कोई ऐसा बोलो कि जिसमें मेन वर्ब ना है वो सेंटेंस होगा। आपने बिल्कुल सही कहा, क्या कमाल बोल दिया कि सर लिखिए, हम बोलते हैं कि ही इज अ टीचर। क्या कम बात बोले आप धन्य हो गए हम, है ना। आपने सही कहा कि इज क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है, सेंटेंस है। बिल्कुल आपने सही नहीं कहा। क्यों, क्योंकि याद रखना है मेरे भाई कि इज यहाँ क्या है, मेन वर्ब है। कभी भी हमने बी वर्ब में को पढ़ा था तो यही चीज वहां पे सीखे थे कि जब इसके बाद कोई मेन वर्ब ना आए तो समझना है कि ये खुद ही क्या है, मेन है। तो इज क्या है, मेन है। बिना मेन वर्ब का कोई सेंटेंस नहीं होता है, याद कर लेना है बस, ठीक है। अब एक चीज समझिए, तो यहाँ पे डज क्या कहलाएगा, मेरा मेन वर्ब कहलाएगा, क्योंकि इसके बाद कोई मेन नहीं आया है। हमने यहाँ कहा कि मेन है, यहाँ भी मैंने कहा मेन है। जब इसके बाद कोई हेल्पिंग, इसके पहले कोई हेल्पिंग नहीं आए, है ना, तो भी मेन। और ये मेन है तो बिना हेल्पिंग के भी आ सकते हैं। सेंटेंस के टेंस पे डिपेंड करता है कि किस टेंस में मैंने लिखा है। यहाँ पे कंटिन्यूअस था, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब याद रखना है कि ही क्या है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है। मैंने एक चीज अभी कहा था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब मतलब डज, B5,
ये सिंगुलर वर्ब होता है ना। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब भी वन है ना। जैसा कि आपने यहाँ पे अगर इसी को हम ऐसे बोलें कि ही के जगह पे अगर हम आई रख दें या चिल्ड्रन रख दें तो वहां पे क्या कहना होगा कि ही डू हिज माई वर्क, सॉरी आई डू क्या कहना होगा माई वर्क, आई डू कहना होगा, आप डज नहीं कहेंगे क्योंकि आई अपने साथ प्लूरल वर्ब कैरी करता है। ठीक है, तो हमें सब्जेक्ट को सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि आने वाला वर्ब क्या होगा। आगे चलते हैं, देखिए तो यहाँ पे चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है ना। आगे मैंने लिखा डिड, भैया डिड क्या है, पास्ट है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो डजंट मैटर, ये मैटर नहीं करता है कि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर या प्लूरल है। पास्ट तो पास्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी वही रखना है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी वही रखना है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा है ना, चिल्ड्रन के साथ डिड, डिड क्या है, प्लूरल फॉर्म सॉरी पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है और इसे हम मेन वर्ब के रूप में जानेंगे क्योंकि यहाँ पे डिड मेन वर्ब है और मेन वर्ब भी कैसा है, V2 है ना। अब एक बात कहें सर तो यहाँ पे V3 कब आएगा, है ना। तो V3 एक चीज मैंने सीखा था कि V3 का यूज हम परफेक्ट में करते हैं। परफेक्ट में हम पहले हैज, हैव और हैड का यूज करेंगे। जब हैज, हैव, हैड के बाद दिखे डिड तो समझना है कि वो V3 है। ठीक है, अब एक चीज आगे तो अब समझ में आ गया होगा। अब एक बात और, यहाँ पे मैंने लिखा सब्जेक्ट है ना। आगे एक चीज नजर आया है प्ले। प्ले क्या है, अपने आप में मेन वर्ब है। जब मेन वर्ब है तो मेन वर्ब के पहले जैसे ही कुछ दिखा इसे हम क्या कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब कहेंगे, है ना। तो मेन वर्ब के ठीक पहले जब रहेगा तो इसे क्या कहना है, हेल्पिंग कहना है। तो यहाँ पे डू क्या है, हेल्पिंग है। अब कभी भी डू को हम मेन नहीं कहेंगे। आगे बात समझ में, कभी मेन होगा जब इसके बाद कोई एक और वर्ब आ जाए, सॉरी जब इसके बाद कोई वर्ब ना दिखे तो ये खुद ही मेन होगा। लेकिन जब इसके बाद कोई एक मेन वर्ब दिख जाए तो ये काम करेगा हेल्पिंग का, है ना। जैसा कि नीचे देख सकते हैं लाइक क्या होता है, मेन वर्ब होता है। जब लाइक मेन वर्ब है तो यहाँ पे डज नॉट क्या कहलाएगा, क्या बात है, आपने कहा कि हेल्पिंग कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर से लाइक आया मेन वर्ब। जब भैया मेन वर्ब आया है, चिल्ड्रन क्या है, सब्जेक्ट है। तो याद रखना है कि कभी भी जब हम क्वेश्चन अराइज करते हैं तो ये एक्सुलरी से किया जाता है, कभी भी हम मेन वर्ब से यूज नहीं करते हैं। जैसे मैंने कहा आर यू गोइंग, आर यू गोइंग में आर क्या है, कभी मेन नहीं होगा, हेल्पिंग है। कैन यू स्पीक, अब यहाँ पे कैन क्या है, हेल्पिंग है क्योंकि मॉडल एक्चुअली हेल्पिंग होते हैं हमेशा। तो याद रखना है कि कभी भी हम क्वेश्चन अराइज करते हैं जब तो एक्सुलरी से करते हैं, मेन वर्ब से कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते हैं आप, है ना। हम बोलते हैं कि डू यू नो, कभी नो यू नहीं कहते, है ना। तो एक्सुलरी का यूज करना। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्सुलरी है मतलब हेल्पिंग वर्ब है। तो इस तरह से हमने सीखा कि कब मेन होगा, कब हेल्पिंग होगा। जब इसके बाद डू डज के बाद कोई अगर एक और मेन वर्ब दिखे तो ये हेल्पिंग का काम करेगा। लेकिन अगर सेंटेंस में इसके साथ कोई मेन वर्ब नहीं आया हो तो ये खुद ही क्या होंगे, मेन होंगे। आई होप की चीजें इतना क्लियर हो गई होगी, है ना। तो एक बार हम हट जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या देख सकते हैं, फिर साफ करते हैं इसको। चलिए तो हम इसको साफ करते हैं। अब देखिए हम किसी भी सेंटेंस में इसका यूज और कैसे कर सकते हैं। ये तो हुआ हेल्पिंग और मेन की तरह। देखिए हमने एक चीज और लिखा था कि इसका यूज हम कैसे करते हैं, टू मेक इम्फैटिक। इम्फैटिक का मतलब क्या होता है ना, किसी बात को अगर हमें जोर देना होगा, जोरदार बनाना होगा, ठीक है, तब वहां पे हम किसका यूज करते हैं, इम्फैटिक का यूज करते हैं, है ना। ए अगर लैंग्वेज की बात की जाए, अगर स्पोकन की मेनली बात की जाए तो इसका यूज बहुत ही, है ना, बेहतर तरीके से किया जाता है। और हम किसी भी सामने वालों को इंप्रेस करने के लिए इम्फैटिक का यूज करते हैं, है ना। तो चीजों को हमें समझना है कि एग्जाम भी देना है ना, और कुछ लैंग्वेज को भी लेकर चलना है ना, स्पोकन को भी आपको ठीक करते चलना है। तो याद रखिए कि हमने कहा कि टू मेक इम्फैटिक, इसका यूज इम्फैटिक बनाने में करेंगे। अब किस तरह से डू डज का यूज किया जाता है सेंटेंस को इम्फैटिक बनाने में, चलिए देख लेते हैं। हमने एक सेंटेंस लिखा आपके साथ, देखिएगा। हमने कहा कि आई नो हिम, आई नो हिम, एक सेंटेंस है।
ए सब्जेक्ट है, ए क्या है, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, V1 है। आगे ऑब्जेक्ट मैंने लिखा, ए भैया इम्फैटिक नहीं है, इसे हम नॉन इम्फैटिक कह देते हैं। ये क्या है, नॉन इम्फैटिक, ए इम्फैटिक नहीं है, हमने इसका नाम दे दिया नॉन इम्फैटिक। चलिए अब इसी बात को हमें क्या करना है, इम्फैटिक बनाना है। तो याद रखना कि हम इम्फैटिक बनाने के लिए क्या करेंगे, आई तो सब्जेक्ट है वैसे ही रहेगा, इसको चेंज नहीं करना है। अब वर्ब को देखना है मुझे। अगर वर्ब V1 है तो हमने एक चीज सीखा था कि V1 डू डज में देखिएगा जल्दी से, डू डज में V1 कौन है, क्या बात आपने कहा कि डू है। जब यहां पे V1 की बात होगी तो क्या करेंगे, V1 लाएंगे। तो ऊपर से V1 को अगर देखा जाए तो कौन मिला, डू। और डू के बाद तो याद ही रखना है कि कभी भी नो ही रहेगा, है ना, इसको कुछ नहीं करेंगे हम, है ना, मेन फॉर्म में ही लिखेंगे हमेशा, है ना। तो यहां पे आया नो। अब एक बात याद रखिए कि आगे क्या है, हिम, जैसे है वैसे ही लिख दिया। तो मैंने कहा कि आई डू नो हिम, अब ए क्या बन गया भैया, ए बन गया इम्फैटिक, है ना। हमने कहा आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं, यहां पे अगर आई डू नो हिम, मैं उसे जानता तो हूं, मैं उसे जरूर जानता हूं, है ना। तो यहां पे क्या बन रहा है, इम्फैटिक बन रहा है। तो यहां पे डू का मैंने यूज किया। एक और सेंटेंस लेते हैं आपके साथ। मैंने कहा कि सी, है ना, सी लाइक्स टू कुक, एक सेंटेंस है कि सी लाइक्स टू कुक। अब एक बात बताइएगा कि ये सेंटेंस में लाइक्स क्या बनकर आया है, V5 बनकर आया है। बिल्कुल सही आपने कहा, हमने अभी कहा था कि जब किसी भी वर्ब में ई, एस या एस लगता है तो उसे हम सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब के नाम से जानते हैं, है ना। तो यहां पे जैसे ही लाइक्स हुआ है मतलब सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब है, दैट मींस ए V5 का काम कर रहा है। ये क्या हुआ मेरा भैया, सब्जेक्ट है। आगे की बात जो भी है इसे इन्फिनिटिव के नाम से जाना जाता है और ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। जब हम इन्फिनिटिव पढ़ेंगे तो बताएंगे कि 2 + V1 किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह भी बिहेव करते हैं, है ना। तो मुझे इसके बारे में नहीं जानना है फिलहाल। यहाँ पे समझिए कि ये कैसा है, तो नॉन इम्फैटिक है, इम्फैटिक नहीं बना है, हमें इसे इम्फैटिक बनाना है। चलिए काम करते हैं। तो हमने कहा कि सी, बहुत अच्छे आपने बोला। अब ए अभी आपने सीखा था कि क्या है, लाइक्स, सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर होगा, तो सिंगुलर वर्ब मुझे डू डज में से भी तो चाहिए, हाँ कि ना। तो हमने कहा कि सिंगुलर वर्ब कौन है डू डज में, बिल्कुल सही आपने कहा, क्या है, डज। तो हमें क्या लगाना होगा, डज। हमें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही तो वर्ब डिसाइड करने होते हैं, है ना। तो हमने क्या लिखा, डज, तो सी डज। और एक बात आपने सीखा होगा, याद रखना है कि कहीं पे किसी भी सेंटेंस में डू दिख जाए, डज दिख जाए, भैया डिड दिख जाए, इसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा क्या होता है, V1 होता है। बहुत एग्जाम में छोटा दिखने में लग रहा है, एग्जाम में इससे बहुत क्वेश्चन अराइज किए जाते हैं। यहां पे डू डज के बाद डिड के बाद क्या कर देगा, V2 कर देगा, V5 कर देगा, है ना। हम जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। हमने एक सेंटेंस कहा कि आई विल हैज कंप्लीटेड माई वर्क। एक सिंपल सा सेंटेंस है भैया, सोचिए, आई विल हैज कंप्लीटेड माई वर्क, कितना सही है आप सोचिए। तो ये सही है। पहली बात तो मैंने कहा कि यहां पे देखिए तो विल है, विल कहता है कि हम अपने बाद क्या लेंगे, क्या लेंगे, V1 लेंगे। तो विल के बाद मैंने क्या लगाया, यहां पे देखिए तो हैज, हैज को क्या कहते हैं, V5 कहते हैं, है ना। मैंने डू डज से नहीं लिया, हैज से ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आई विल के बाद हैज, ये सेंटेंस सही है। हमने सीखा था कि विल के बाद या मॉडल के बाद हमेशा क्या लगता है, V1 लगता है। तो भैया जब V1 लगता है तो V1 यहां पे हैज होता है, नहीं, हमें क्या कहना होगा, हैव कहना होगा, है ना। तो हमें याद रखना था कि विल के बाद क्या लगता है, हमेशा V1, है ना। तो इसी तरह से इसके बाद भी हमेशा क्या आता है, V1। अगर यहां पे अगर कोई और वर्ब दे दिया जाए, V2 दे दिया जाए, V3 दे दी जाए, तो बिल्कुल क्या है, गलत है ना। जैसे एक हम सेंटेंस ले लेते हैं एक और। अगर मैंने कहा कि आई, है ना, डस हैज अ पेन। अब ये बताइए सेंटेंस सही है, आई
डज को हटाइए, डू को रहने दीजिए, है ना, क्योंकि आई है। अब बताइए, करा कि आई डू हैज अ पेन, कहना सही होगा। हमने एक चीज सीखा कि कभी भी डू के बाद कभी भी क्या नहीं लगता है, हमेशा क्या लगता है, V1, है ना। और हैज अभी अपने क्या कहा कि V5 है, तो जब भैया हैज V5 है तो डू के बाद तो हमें V1 की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहां पे क्या करना होगा, हैज को हटाना होगा, लिखना होगा हैव, आई डू हैव अ पेन, हाँ कि ना। तो याद रखना है कि कभी भी डू डज के बाद क्या लगता है, V1 लगता है। V1 किसी भी बात से ये समझना है कि मेन फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। तो हैज, हैव और हैड, हमने जब वर्ब टू हैव के बारे में जाना था तो वहां पे हैव को मेन फॉर्म V1 फॉर्म से जाना था, हैज को V5 और हैड तो V2 V3 है। तो याद रखना है कि कभी भी डू के बाद हैज नहीं, हैव होगा, ठीक है। तो इस तरह से भी याद रखना है कि डू डज के बाद हमेशा वर्ब क्या होता है, V1 होता है। अब क्लियर हो गया होगा। अब इसी सेंटेंस को मुझे बनाना है, तो हमने एक चीज सीखा कि डज के बाद आने वाला वर्ब V1, है ना। तो यहां पे लाइक होना चाहिए कि लाइक्स होना चाहिए, अब सोचो, है ना। तो कभी भी आप लाइक्स नहीं बोलेंगे क्योंकि डज आ गया, तो डज है तो लाइक होगा। अब यहां से इसको क्या करना, हटाना होगा, क्योंकि यहां तो हम लगा ही दिए हैं, है ना। सी को मिला डज, डज कहता है कि हम अपने बात क्या लेंगे, V1 लेंगे, दोनों का रिक्वायरमेंट फुलफिल। आगे की बात मुझे क्या करना है भैया, टू कुक, क्लियर। ये क्या बन गया, ए बन गया मेरा एम्फैटिक, ठीक है। तो हमने इस तरह से बनाया। अब इसी बात को अगर हम ऐसा कहें कि दे, है ना, हमने कह दिया कि दे प्लेड वेल, एक सेंटेंस लिखा। ए क्या है, नॉन एम्फैटिक है। अब हमें इसे क्या करना है, एम्फैटिक बनाना है। तो क्या करेंगे, यहां पे एक बात समझ में आई कि प्लेड क्या हुआ, V2 हुआ, है ना। अब V2 है तो मुझे क्या करना है, तो हमने एक चीज सीखा है कि जब एम्फैटिक बना तो डू डज में सलाह हो, तो डू डज का V2 क्या होता है, क्या बात है, आपने कहा डिड। तो हमें इसी बात को क्या लिखना होगा भाई, दे आगे क्या लगाइए, डिड। हमने फिर एक बात फिर से दोहराना चाहेंगे कि डिड कहता है कि हम अपने बात क्या लेंगे, V1। अब मुझे डिड के बाद प्ले कहना होगा कि प्लेड, तो हम बोलेंगे प्ले, आगे क्या लिखा हुआ है, वेल। ये क्या बन गया मेरा, एम्फैटिक। आई होप की बातें क्लियर हो गई होंगी कि कब हमें डू लगाना है, कब डज, कब डिड, है ना। जब प्रेजेंट की बात की जाएगी, है ना, तो डू डज लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज प्लेस होगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू प्लेस होगा। अगर पास्ट की बात होगी तो हमें क्या लगाना है, डिड लगाना है ना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, बनाते हैं। अब मान लीजिए कि सेंटेंस में कुछ ऐसा दे दे, है ना। अब यहां पे अगर मैंने लिखा कि आई, है ना, या ऐसे लिखते हैं कि ही हैज, है ना, अ बुक, ऐसा भी सेंटेंस हो सकता है। अब इसको ये क्या है भैया, ए नॉन इम्फैटिक है, हाँ कि ना। चलिए बहुत अच्छे। अब इसको इम्फैटिक बनाना तो क्या करिएगा, बोलिए। तो ही तो रहेगा ही, है ना। हमें इम्फैटिक बनाना है तो हमने सीखा था कि डू डज लाओ, तो डू डज। अब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू ही क्या लिखना होगा, अकॉर्डिंग टू ही क्या लिखेंगे, डू या डज। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तभी तो मैंने हैज लिखा था। हैज क्या है, मेन फॉर्म है, वर्ब का V5 है, और जहां V5 दिखा तो यहां से V5 को उठाओ, है ना। तो डज है तो ही के अकॉर्डिंग मुझे क्या लाना होगा भाई, डज। बहुत अच्छे। अब कहता है डू डज कि हम अपने बाद क्या लेंगे, V1 लेंगे। तो अब मुझे डज के बाद हैज लिखें, बिल्कुल नहीं। अब मुझे क्या लिखना होगा, V1 हैज का कोई पूछे तो क्या कहना है, हैव होता है, तो हमें लिखना होगा हैव। अब आगे की बातें जो है अब प्लेस कर दीजिए। ये क्या बन गया, एम्फैटिक बन गया। तो हमने क्या सीखा कि कभी भी याद रखना है कि डू डज दिखे या डिड दिखे, इसके साथ V1 प्लेस करना है ना। एक और सेंटेंस ले लेते हैं इसी पे। मैंने कहा कि चिल्ड्रेन, है ना, चिल्ड्रेन हैव, है ना, हमने कह दिया पेन। चलिए कुछ भी लिख देते हैं, है ना। करा चिल्ड्रेन हैव अ पेन। अब ये क्या है, नॉन इम्फैटिक है। चलिए बहुत अच्छे। अब इसे क्या करना है, मुझे इम्फैटिक बनाना है। तो भैया क्या करेंगे, हमने पहले चीज सीखा कि चिल्ड्रेन तो रहेगा ही, है ना। ये हैव क्या है, V1 है ना। अगर भव रहेगा तो चीज को समझ गए कि भव रहेगा तो डू डज में से लाएंगे, है ना। प्रेजेंट रहेगा तो डू डज में से लाएंगे, अगर पास्ट है तो डिड लाएंगे। यहां पे भी ये V1 है, वही चीज है ना। तो V1 है तो क्या लाना होगा,
क्योंकि यहाँ पे V1 क्या है, यहाँ पे V1 क्या है, डू है, तो हमने लाया चिल्ड्रन डू। आगे हैव क्या होता है, V1 होता है, तो वही रहेगा। जैसा कि मैंने यहाँ किया था, नो V1 था तो नो ही छोड़ दिए थे, है ना। हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, तो डू के बाद तो V1 चाहिए, V1 है, आगे क्या लिख दीजिएगा, अ पेन। ये क्या बन गया भैया, इंफैटिक बन गया, तो डू मैंने लगाया, ठीक है। अगर यही हैड कह दे, जैसे मैंने एक और सेंटेंस लिख लिया, हमने कह दिया कि आई हैड, है ना, माई लंच। ये क्या है, नॉन इंफैटिक है, इंफैटिक बनाना है, बना दीजिए। ये पहले तो बात ये समझना कि हैड क्या है, तो V2 है, किसका, हैज और हैव का। हैज हैव का ये पास्ट है, तो हमें क्या करना होगा। अब कोई कहे कि डू डज का तो पास्ट क्या होता है, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि डिड होता है, मैंने भी लिखा डिड। अब हैव का V1, हमें तो डिड कहता है कि हम V1 ही लेंगे, तो हैव क्या होगा, हैव होगा, क्योंकि हैड का V1 क्या होता है, हैव होता है, मैंने V1 लिखा है। आगे क्या लिखा हुआ है, माई लंच। ये क्या बन गया, इंफैटिक बन गया, तो हमने क्या लगाया, डिड। तो अकॉर्डिंग टू, है ना, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू टेंस हमें डू डज डिड प्लेस करना होता है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगाइए, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लगाइए, अगर पास्ट है तो डिड लगाएंगे, और पूरे डू डज पे ही क्या चलता है, इंफैटिक बनता है ना। अब मान लीजिए कभी कभी ये चीज देखे होंगे कि अगर कहीं रिक्वेस्ट की बात हो जाए, जैसे अगर कोई सेंटेंस कहता है, कुछ भी कह दे, है ना, जैसे मैंने कहा कि हैव, है ना, पेशेंस, एक, है ना, इंपेरेटिव सेंटेंस है पेशेंस। अब इसको अगर हमें बनाना होगा तो क्या करेंगे, हमने एक चीज सिखा था कि क्या हैव है, हैव है तो V1 है, जब V1 है तो मुझे क्या लगाना होगा, डू लगाना होगा। तो आगे मैंने कह दिया कि डू हैव पेशेंस, ठीक है। तो याद रखना है कि कभी भी अगर इंपेरेटिव की बात हो तो वहां पे हमेशा सेंटेंस V1 से स्टार्ट होता है ना। जैसे बोलते हैं कि प्लीज हेल्प मी, हमने क्या कहा कि प्लीज हेल्प मी, हेल्प क्या है, V1 है, तो मुझे क्या करना होगा, प्लीज डू हेल्प मी। जहां पे V1 की बात होगी वहां पे क्या लगा देना होगा, डू लगाना होगा। और कभी भी इंपेरेटिव सेंटेंस V5 से तो स्टार्ट होता ही नहीं है, हमेशा V1 से स्टार्ट होता है ना। गो देयर, प्लीज गो देयर, प्लीज हेल्प मी, तो कुछ भी रहेगा तो वहां पे क्या करना, डू, प्लीज डू हेल्प मी, प्लीज डू गो देयर, है ना। तो और कहीं पे कुछ भी बात हो, दो ही तो बात हो सकता है, या तो प्रेजेंट का बात करेगा या तो पास्ट का बात करेगा। प्रेजेंट की बात होगा तो याद रखना है कि डू या डज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और पास्ट की बात होगा तो क्या करना है, डिड का यूज करना है ना। कभी कभी इसका यूज हम शॉर्ट आंसर देने के लिए भी करते हैं, है ना। कभी कभी अगर कोई आपसे कुछ पूछता है, अगर हमें एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट दिखाना होता है, तो वहां पे हम डू और डज का यूज करना बेहतर मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक सेंटेंस कहा कि, है ना, मैंने कह दिया कि डू यू लव हर, एक सेंटेंस लिखा मैंने कि डू यू लव हर। अब इसको अगर मुझे आंसर देना है तो कैसे देंगे, तो हम क्या बोलेंगे, अगर करते हैं तो बोलेंगे यस, है ना, आई डू। क्या बोलेंगे, अगर कोई कहता है कि डू यू लव हर, अगर मुझे हाँ कहना है तो बोलेंगे, अगर एग्रीमेंट है, अगर आपकी सहमति है, अगर उसके सामने वाले के बातों से आप अगर सहमत हैं तो यस बोलेंगे। यस बोलेंगे तो मुझे क्या करना होगा, आगे, है ना, आई डू मैं करता हूं। डू इक्वल टू ही, अगर डू के प्लेस पे हम लिखे अगर लव तो भी बात सही होता। हम लव को ना लिखकर ऐसा नहीं बोलेंगे कि आई लव, मैं करता हूं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ बोलना है कि आई डू, है ना। अगर मैंने कहा, अगर इसी में एक सेंटेंस ले लिया कि डिड, है ना, डिड दे प्ले वेल, एक सेंटेंस है। अब मुझे आंसर देना है यस में, अगर यस में देना है तो बोलेंगे यस दे डिड, है ना। अगर मुझे आंसर देना है यस में तो क्या देना है, हमने कहा यस, है ना, दे आगे क्या कहना होगा, दे, पास्ट की बात हो रही है क्योंकि यहां पे डिड था, है ना, तो मैंने कहा कि यस दे डिड। डिड का मतलब यहां पे क्या है, प्लेड से है, दे प्लेड। बात आई है समझ में। तो याद रखना है कि कभी भी मुझे शॉर्ट आंसर के लिए अगर एग्रीमेंट दिखाना होता है या डिसएग्रीमेंट दिखाना होता है, अगर मैंने कहा कि डू यू लव हर, अगर मुझे कहना है नो तो बोलेंगे कि नो आई डोंट,
बात है क्लियर। तो हमने सीखा कि हम इसका यूज शॉर्ट आंसर के लिए भी करते हैं। तो ए यूज था वर्ब टू डू का। आई होप कि आपके लिए कुछ सीखने को मिला होगा, चीजें नई होंगी, है ना। तो एक बात और हम बार बार कहते हैं कि आप जरूर वीडियो को अगर देखें, अगर पसंद आए तो कमेंट जरूर करिए, हाँ कि ठीक है या नहीं है, क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, है ना। आपके हेल्प से ही हम आगे, है ना, आपको कैरी करेंगे चीजों को लेकर। तो थैंक्स, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, है ना। थैंक यू सो मच।